आज हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर संख्या पद्धति। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो मैथ है वो 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं उसकी, तो उसके लिए हमें बेसिक पता होना चाहिए। इतना कोई हार्ड लेवल का नहीं पूछता, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि बहुत से बच्चे मैथ्स को देखते ही डर जाते हैं, तो उसी का सॉल्यूशन हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम संख्या पद्धति से। तो हमारा पहला चैप्टर रहेगा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और सबसे पहले तो देखते हैं संख्याएं होती क्या हैं और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम डाल लेंगे संख्या। तो संख्या राशि जो वस्तुओं को गिनने और उनकी मात्रा का परिमाण बताने में काम आते हैं वो संख्या कहलाती है। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे संख्याओं के प्रकार समझ लेते हैं, क्योंकि कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि प्राकृत संख्या, कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है धन पूर्णांक संख्या, तो बच्चा वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाता है। बहुत से बच्चे तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, मैं फिर बोल रहा हूँ ये वाला जो कोर्स है बिल्कुल बेसिक से है। जिनको नहीं आता वो इस वाले कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, और जो जानते हैं वो उसको 2x की स्पीड पे या 1.5x की स्पीड पर देख सकते हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि जिसको बिल्कुल भी नहीं आता मैं उस बच्चे के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, उनको जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो पूछते हैं इसमें मैथ्स तो नहीं है सर, और जब उनको पता चलता है मैथ है तो वो घबरा जाते हैं। स्पेशली मैं बात करूँ लड़कियों की, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद जब 11th में आती हैं तो बायोलॉजी ले लेती हैं, और 10th तक भी वो मैथ ऐसे करके लाती हैं बिल्कुल खींच खाँच के, तो वो मैथ से इसलिए बहुत डरती हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, और जो मेरे भाई हैं उनको भी फ़ायदा सबको होगा इससे, और एकदम एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसकी कोई हमारी 35 क्लासें होंगी लगभग मैथ की, और भी सब्जेक्ट की मैं डालूँगा। आपको बता दूं यूपी पुलिस कांस्टेबल में 4 सब्जेक्ट आती हैं, मैथ, जीके और हिंदी और रीजनिंग। तो शुरुआत करते हैं हम अपने मैथ से। तो हम बात कर रहे थे संख्या की। तो संख्या हमारी 2 प्रकार की होती हैं। देखिए संख्या एक तो होती है हमारी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या एक हमारी काल्पनिक संख्या होती है, और दूसरी हमारी होती है वास्तविक संख्या। तो संख्याओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक काल्पनिक संख्या और दूसरी वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होता क्या है ये? काल्पनिक संख्या होती क्या है? कोई भी ऐसी माइनस की संख्या जो अंडर रूट के अंदर रखी हो वो हमारी काल्पनिक संख्या होती है। जैसे अंडर रूट -5, अंडर रूट -7, अंडर रूट -10। अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में रखी हो तो वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक नंबर कहलाएगी। और देखो इसको कैसे आप समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट में -25, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 का तो कितना हो जाएगा मान 5, और अंडर रूट -1 को कहेंगे हम आयोटा, तो ये आ जाएगा हमारा 5 आयोटा। जिसमें आयोटा लगा रहता है वो भी हमारी क्या होती है? इमेजिनरी नंबर होती है। अब बात कर लेते हैं हम वास्तविक संख्याएं की। तो काल्पनिक संख्याओं को छोड़ने के बाद जितनी भी संख्याएं बचेंगी वो हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, जिनको हम कहेंगे रियल नंबर्स। क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर कह लो अगर एक की बात करें तो रियल नंबर कौन कौन से होंगे? काल्पनिक संख्याओं को छोड़ने के बाद जितनी भी संख्या बचेंगी वो हमारे रियल नंबर होंगे। जैसे वो आपकी जीरो भी एक रियल नंबर है, 1 भी एक रियल नंबर है, माइनस की भी कोई संख्या रहे तो वो भी एक रियल नंबर है, या पॉइंट में कोई संख्या रहे तो वो भी एक रियल नंबर है, या अंडर रूट के अंदर भी कोई संख्या रहे, या करड़ी घात के अंदर कोई संख्या रहे, करड़ी मूल के अंदर, तो वो भी एक वास्तविक संख्या है। सिर्फ शर्त क्या है कि वो अंडर रूट के अंदर माइनस की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम वास्तविक संख्याएं की। वास्तविक संख्या हो गई। अब वास्तविक संख्या को हम कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी आ गई, तो इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। वास्तविक संख्या 2 भागों में बट जाती हैं। वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी आती हैं? एक तो परमेय संख्या आती है हमारी, परमेय संख्या, जिसको कि
रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, देखो शॉर्ट में नंबर को NO लिख के डॉट लगा देते हैं, ठीक है। और इधर एक वास्तविक संख्या में एक तो हो गई हमारी परिमेय संख्या, और वास्तविक संख्या में एक कौन सी हो गई हमारी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी रहे होंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा अगर वो इस वाले एग्ज़ाम को, कांस्टेबल या ये छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं, इनको अगर वो कर रहे होंगे तो इर्रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं हम पहले। इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है? जब भी अंडर रूट के अंदर एक ऐसी संख्या दी रहे जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, वो हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाता है। जैसे 2 है तो 2 का पूर्ण वर्गमूल तो नहीं निकल सकता, तो अंडर रूट 2 हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अंडर रूट 3 हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? कोई भी ऐसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाए, जैसे जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाए। जैसे अगर मैं बात करूं अंडर रूट 4 की, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं भाई, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 4 का हम वैल्यू 2 बता सकते हैं। कहने मतलब 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है। तो जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा और वो अंडर रूट के अंदर रखी है, तो वही संख्या क्या होगी? वही आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ये तो एक छोटी सी पहचान बता दी। वास्तव में होता क्या है? वास्तव में अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो अशांत दशमलव होती हैं और वो नॉन रिपीटिंग होती हैं। कहने का मतलब दशमलव के बाद वो अशांत होंगी, वो बढ़ती ही जाएंगी, दशमलव के बाद उसमें अंक बढ़ते ही जाएंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, उसमें कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा होगा निश्चित अंतराल के बाद। जैसे इसको देखिए आप, जैसे मैंने लिख दिया 2.36 और ऐसे मैं धुआंधार लिखता जा रहा हूँ डॉट डॉट डॉट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा। हम यहाँ पे कोई भी अंक हमारा रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, जैसे आप यहाँ कह रहे होंगे 3 4 6 8 और यहाँ पे देखिए 3 4 7 6, ये तो रिपीट नहीं हो रहा। तो वास्तव में अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो कि अशांत दशमलव होती हैं और वो अनावर्ती होती हैं। कहने का मतलब वो नॉन रिपीटिंग होती हैं, ठीक है। जब भी हम ऐसी वाली संख्या का, किसी भी संख्या का जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं जो कि पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे अंडर रूट 2 का भी आप मान निकालोगे तो 1.414 फिर आगे बढ़ता जाता है, वो नॉन रिपीटिंग होता है अशांत में। ऐसे ही अंडर रूट 3 का होता है 1.732, फिर डॉट 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 आगे वो बढ़ता जाता है। तो इसीलिए अपरिमेय संख्या ये भी मान ली जाती है, कौन सी? जो अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या रखी हो जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पा रहा हो, ठीक है। तो ये तो हमने अपरिमेय संख्या की बात कर ली। अब बात करेंगे हम परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या हमारी, तो वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं को छोड़ने के बाद जो संख्याएं बचेंगी वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और परिमेय संख्या के लिए आपने पढ़ा होगा कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो हमारी क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है, जहां पर P और Q क्या है? हमारे पूर्णांक हैं। कहने का मतलब इंटीजर्स हैं, मतलब कोई पूरे नंबर हैं। और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब नीचे वाला जो कोसेंट है आपका, नहीं सॉरी, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला हर है, वो अगर 0 नहीं है तभी वो क्या मानी जाएगी? परिमेय संख्या मानी जाएगी। अगर ये नीचे वाला 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 0 से भाग दोगे तो वो क्या हो जाता है? हमारा इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट, ठीक है। तो परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q 0 नहीं है, ठीक है। तो ये तो परिमेय संख्या की बात हो गई। अब परिमेय संख्या कितनी प्रकार की होती हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। परिमेय संख्या में सबसे पहले जो आपकी आती है प्राकृत संख्या आती है। कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि प्राकृत संख्या लिखी हुई रहती है, तो उसको भी समझना है। फिर प्राकृत संख्या के बाद आपकी आती है पूर्ण संख्या। अगर क्वेश्चन में पूर्ण संख्या लिखी हो तो ये इसके बारे में सोचना है। कभी कभी कह देता है वो पूर्णांक, तो पूर्णांक को आप देखिए। और फिर पूर्णांक
पूर्णांक क्या होता है ये सारी चीज़ें समझाता हूँ मैं अभी, लेकिन पहले ये देख लो क्या क्या आता है परिमेय संख्या के। इसके अंदर भिन्न भी आ जाता है हमारा, ठीक है, और इसके अंदर हमारा दशमलव भी आ जाता है। लेकिन सोचने की बात ये है कि दशमलव यहाँ दोनों में आता है, इसमें अपरिमेय संख्या में भी आता है और परिमेय संख्या में आता है। अपरिमेय संख्या में वह आता है जो कि अशांत हो, कहने का मतलब खत्म नहीं हो रहा हो पॉइंट के बाद, और नॉन रिपीटिंग हो, वो रिपीट भी नहीं हो रहा हो। लेकिन परिमेय संख्या में वो आता है या तो वो शांत हो, दशमलव के बाद उसमें नंबरों की संख्या फिक्स हो, बढ़ नहीं रहे हो, या तो वो शांत हो। अगर वो अशांत है तो रिपीटिंग हो। देखो दशमलव का पहले यही वाला बता देता हूं मैं, परिमेय संख्या में दशमलव के कौन सी संख्या आती है, या तो वो शांत हो, जैसे देखो इसको देखिए 4.32, ये शांत दशमलव है क्योंकि इसके बाद ये यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगी हुई है, मतलब ये बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसी दशमलव संख्या जो शांत हो वो परिमेय संख्या में आती है। अशांत दशमलव भी परिमेय संख्या में आ सकता है, पर कंडीशन ये है कि वो रिपीटिंग हो। जैसे रिपीटिंग की बात करें, जैसे 5.3333 ऐसे डॉट 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 मैंने कर दिया, तो यहाँ पे 3 हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या में वह अशांत आता है जो नॉन रिपीटिंग होता है, जैसे कि 5.32146 कुछ भी डॉट डॉट ऐसे चलता जा रहा है, तो यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं को, बिल्कुल शुरू से देखते हैं। ये है हमारी प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि अगर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो हमारे दिमाग में हमेशा डाउट रहता है, और जब डाउट रहता है तो हम ये सोचते हैं कि यार ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं है तो इसको हमें स्किप करना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब आप किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ लेते हो तो आपके अंदर कोई डाउट नहीं होता, फिर आप थोड़ा सा दिमाग पे लोड डालते हो तो आपको वो चीज़ रिकॉल हो जाती है। ऐसा ही जीके में होता है। तो जीके की हम अलग बात करेंगे। तो अभी बात कर रहे हैं हम मैथ की, और यहाँ पर प्राकृत संख्या चल रही है। और प्राकृत संख्या परिमेय संख्या के अंदर पहले जो टाइप है वो है हमारे प्राकृत संख्या, और उसको एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर देखिए आप, एन यहाँ आ रहा है, एन यहाँ आ रहा है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो गिनने के लिए काम आती हैं। गिनना शुरू हम कहाँ से करते हैं? कोई भी चीज़ आप गिनना शुरू करोगे तो कहाँ से करोगे? 1 2 3। तो जो चीज़ें गिनने के लिए काम आती हैं वो हमारी प्राकृत संख्या होती हैं, जैसे 1 2 3, है ना। और ये कभी भी पॉइंट में नहीं होंगी, कहने का मतलब ये कभी भी दशमलव में नहीं होंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जब गिनी जाएगी तो वो पूरी गिनी जाएगी। जैसे अगर मैं मार्केट में जाऊं और दुकानदार से कहूं भैया मुझे एक मार्कर दे दो, तो या तो मैं 1 मार्कर मांगूंगा, या 2 मार्कर मांगूंगा, या 3 मार्कर मांगूंगा, या 4 मार्कर मांगूंगा। कभी ऐसा सुना है कि भैया 2.5 मार्कर दे दो? तो वो भी आपको बेवकूफ़ बताएगा, ठीक है। तो प्राकृत संख्या कैसी होती हैं? जो गिनने के लिए काम आती हैं। 1 2 3 4, ठीक है, डॉट 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 आगे बढ़ती जाती हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो कोई है ही नहीं भाई, वो तो बढ़ती जा रही है, तो कोई भी प्राकृत संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या को कहते हैं हम होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर कुछ नहीं है, सिर्फ प्राकृत संख्याओं के साथ में आप जीरो को और ले लो। तो जीरो को और ले लोगे तो जीरो से शुरुआत करोगे और उनको आप ऐसे बढ़ाते जाओगे तो वो हमारी होल नंबर्स हो जाएंगी। प्राकृत संख्याओं के सेट में अगर तुम जीरो को भी डाल दो तो वो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याओं का सेट बन जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे यार जीरो है, क्योंकि उसको जीरो को हमने शामिल कर लिया था, और जीरो तो 1 से छोटी है। तो भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो कोई है ही नहीं भाई, क्योंकि वो भी ऐसे ही बढ़ती जा रही है, और इसमें कोई दशमलव वाली आएगी नहीं, इसमें कोई मतलब पॉइंट वाली नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पूर्णांकों की। तो पूर्णांक क्या होंगे? जब पूर्णांक को पहले क्या बोलते हैं? नाम इसका देख लीजिए इंग्लिश में, इंटीजर। तो इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं हम? आई से, है ना। पूर्णांक वो होते हैं जब हम पूर्ण संख्याओं के साथ में माइनस वाले भी ले लेते हैं। कहने का मतलब जैसे हमारी पूर्ण संख्या क्या आती है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे बढ़ती जाए, 100 भी हो सकती है। लेकिन इसमें तो माइनस वाली अगर ले लोगे, जैसे -1 -2 -3, तो ये भाई साहब आपका पूर्णांक बन जाएंगे, ठीक है। ये भी दशमलव में नहीं रहेंगे। इसमें क्या देखा हमने कि इसमें माइनस वाले भी आ गए, कहने को ऋणात्मक भी आ गए।
तो पूर्णांक हमारे क्या होंगे, इसमें ऋणात्मक भी आएंगे और धनात्मक भी आएंगे और जीरो भी आएगी। इसमें देखो जीरो भी आएगी और इसमें ऋणात्मक भी आएंगे और इसमें धनात्मक भी आएंगे, लेकिन इसमें दशमलव वाला नहीं आएगा, वो पूर्णांक आपका नहीं होगा। ठीक है, अभी पूर्णांकों के बारे में पूरा यहाँ पे देखेंगे। पहले इसको परमीय संख्या के पूरे हम भाग देख लेते हैं। अब भिन्न, देखिए जब हम परमीय संख्या देख रहे थे तो हमने प्राकृत संख्या ले ली 1 2 3, फिर हमने पूर्ण संख्या 0 को भी शामिल कर लिया उसमें। तो अब पूर्णांक में हमने माइनस वाले भी शामिल कर लिए। तो भाई वो जो पॉइंट वाले हैं उनका क्या होगा, वो भी तो परमीय संख्या हैं, तो वो किस में, वो दशमलव में आ जाएंगे। अगर दशमलव को आप जानते हो वो भिन्न में भी लिखा जा सकता है, तो वो भिन्न भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम पूर्णांक की। तो पूर्णांक हमारे ऋणात्मक भी होंगे और उसमें जीरो तो होगी और धनात्मक भी होंगे। अब पूर्णांकों में कौन कौन से हो सकते हैं, पूर्णांकों में सम संख्या हो सकती है। सम संख्या मतलब इवन नंबर, जो संख्या 2 से कट जाती है, जिसमें 2 का भाग चला जाता है उसको इवन नंबर कहते हैं। जिसके पीछे जो यूनिट डिजिट है उसका जो इकाई का अंक है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो हमारा क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम विषम संख्या की। तो विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं उसको, ऑड नंबर। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 5 हो गया आपका, 7 हो गया आपका, 9 हो गया। कहने का मतलब सीधा सा है कि जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो हमारा विषम संख्या हो जाएगी। और ये सम संख्या, ये विषम संख्या। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम भाज्य संख्या की। भाज्य का मतलब कंपोजिट नंबर। भाज्य को क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, एक ऐसी संख्या जिसमें कि एक का भाग जाए और स्वयं उसका जाए, और एक और स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग चला जाए, कम से कम किसी और एक और संख्या का भी भाग चला जाए, तो हमारे वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे हम बात करें 4 की, तो 4 में देखो 1 का भाग जाता है और खुद 4 का भाग जाता है, और 4 में 2 का भी भाग जाता है, मतलब 1 के और स्वयं के अलावा किसी और तीसरी संख्या से, थर्ड नंबर से भी भाग जा रहा है, तो वो हमारी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। बात आती है हमारी अभाज्य संख्या की। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को कहते हैं हम प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि सारी एक चीज, बहुत सारी इन चीजों को आप पढ़ लोगे तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई नो, मैं जानता हूं यार कि आप जानते हो, लेकिन एक बार उसको मैं आपको रिकॉल करा देना चाहता हूं। आप इस वाली सीरीज पे बने रहेंगे तो सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाएगा, और जिनको नहीं आता है वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, आपको आता है तो आप 2x स्पीड करके देख लीजिए। ठीक है, इसलिए लेकिन लाभ सभी को होगा। मैं क्वेश्चन पूरे कराऊंगा कांस्टेबल के, और इसको नवोदय वाले बच्चे भी देख सकते हैं, काफी लाभ रहेगा इससे। प्राइम नंबर। ठीक है, बीच में मैं अपने बारे में बात बता देता हूं। मेरा नाम शैलेंद्र है और मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को 2 बार क्रैक किया है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में मैं रेस में रह गया था। कोई बात नहीं, आगे भी मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक होने के कारण मैं यूट्यूब पे हूँ। शायद इससे कुछ हो जाए, या फिर कुछ बच्चों की, जानता हूँ मैं बच्चे भाई पैसे इतना नहीं दे पाते हैं कोचिंग के लिए, तो वो जिनके पास पैसे नहीं है वो घर पे भी पढ़ सकते हैं। पर इतना मैं कहना चाहूँगा कि कुछ भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मैथ का और बाकी सब्जेक्ट का भी हम कराएंगे, लेकिन पहले मेन फोकस मैथ पे है। वादा तो सबका नहीं करूँगा, क्योंकि देखो समय का तो सब किसी को पता नहीं है कब क्या हो जाए, लेकिन अगर सब कुछ सही चलता रहा तो मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, हमारी प्राइम नंबर। तो उसकी परिभाषा क्या है, एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो, मतलब उसमें एक के अलावा और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो वो हमारी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपके दिमाग में आएगा सर 2 है, क्योंकि 2 में
एक का जाता है और 2 का जाता है। अब तो कोई संख्या है ही नहीं जिसका भाग इसमें चला जाए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। फिर हमारी कौन सी है, 3 है। फिर क्या 4 अभाज्य होगी, आप सोचो 4 अभाज्य के नहीं है भाई, उसमें 2 का चला जाता है, ठीक है। तो फिर कौन सी होगी, 5 होगी। फिर 6 नहीं होगी क्योंकि 6 में तो 2 का चला जाता है। कंडीशन अभाज्य के लिए क्या है, या तो 1 का जाए या स्वयं का जाए। 6 की बात कर रहे हैं तो या तो उसमें 1 का जाना चाहिए था या 6 का जाना चाहिए था। भाई इनका तो जाएगा ही जाएगा, कोई भी संख्या हो उसमें 1 का तो भाग जाएगा और स्वयं का तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अभाज्य के लिए कंडीशन यह है कि किसी और का ना जाए। और 6 के केस में भाई उसमें 3 का भाग चला जाता है, 2 का भाग चला जाता है, तो वो कहां से अभाज्य हो गई। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11 है ना, वैसे और डॉट 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 13 और 17। वैसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो टोटल 25 अभाज्य संख्या होंगी मेरे भाई, ठीक है। तो हमने ये अभाज्य संख्या देख ली। अब हमारी बात आती है यहाँ पे, क्या यहाँ पे है सह अभाज्य संख्या। क्या यहाँ पे हम लिखेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखो संख्याएं लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये 2 के जोड़े पे चलती हैं, या 3 का भी जोड़ा हो सकता है, कितने का भी पेयर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 संख्या होंगी क्योंकि सह अभाज्य साथ में आने वाली। तो सह अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उनके अगर गुणनखंड किए जाए तो कोई भी गुणनखंड उनमें कॉमन नहीं होगा, कहने का मतलब ओवेनिस्ट नहीं होगा। जैसे आप सोचिए सर मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे 8 और 1 यहाँ लिख दिया 9, आपसे पूछूं कि क्या यह हमारा सह अभाज्य संख्या है, तो हम 8 के फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएंगे, और 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 गुणा 3, तो इनमें तो कोई फैक्टर मिल ही नहीं रहा है, तो भाई ये तो सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो सह अभाज्य संख्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो को प्राइम नंबर हमारे कौन से हो जाएंगे, जिनके फैक्टर्स आपस में नहीं मिलते हैं। चलो एक और सेट देख लेते हैं को प्राइम नंबर का। जैसे मैं बात कर लूं 14 और 25 की, तो आप देखिए 14 के फैक्टर कितने होंगे, 2 गुणा 7 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 7 जा 14। और अगर हम 25 की बात करें, 25 की बात करें तो 5 गुणा 5 आपका कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25। तो ये आपका ये 25 के फैक्टर हो गए। 14 के गुणनखंड 2 गुणा 7 और 25 के गुणनखंड 5 गुणा 5। क्या इनमें कोई फैक्टर मिलता दिख रहा है आपको, नहीं है भाई, कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है इसमें। तो इसका मतलब है 14 और 24 क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है ये हमारी सह अभाज्य संख्या, यानी कि मेरे भाई ये को प्राइम नंबर है। क्या है ये, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे बात करते हैं हम क्रमांगत संख्या की। क्रमांगत संख्या क्या होती है, क्रमांगत संख्या, ठीक है, कंजुगेटिव नंबर्स। क्रमांगत संख्या वो होती हैं जो क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमांगत संख्या कहते हैं। एक के बाद एक जो संख्या आती है उसको क्रमांगत संख्या कहते हैं। जैसे 10 है, 10 के बाद क्या आएगी, 11 आएगी, 11 के बाद क्या आएगी, 12 आएगी, फिर 13 आएगी, तो ये क्रमांगत संख्या हो गई। ये 4 क्रमांगत संख्या है। अगर 2 क्रमांगत संख्या की बात करें तो कोई भी 2 क्रमांगत संख्या हो जाएंगी जिनका अंतर क्या होगा, 1 होगा। कहने की बात क्रमांगत संख्याओं का अंतर हमेशा कितना रहता है, अंतर 1 रहता है, ठीक है। ऐसे हम विषम क्रमांक, अब बात कर ले क्रमांक संख्या में, एक तो हो जाएगी हमारी सम क्रमांगत संख्या, एक तो हो जाएगी हमारी सम क्रमांगत संख्या और एक हो जाएगी हमारी विषम क्रमांगत संख्या, ठीक है। एक तो हो जाएगी हमारी इवन कॉन्जुगेटिव नंबर और एक हो जाएगा हमारा ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर, ठीक है। तो सम क्रमांक संख्या कौन सी होंगी, ऐसी सम संख्याएं जो क्रम से आती हैं, वो क्रम सम संख्या होनी चाहिए और वो क्रम से आनी चाहिए, ठीक है। जैसे बात कर ले हम 16, तो 16 के बाद अगली क्रमांक संख्या कौन सी होगी, सम 18। फिर और अगर 3 पूछे, 3 क्रमांक संख्या पूछे तो यहाँ पे 20, ठीक है, और फिर 22, 4 पूछे तो। कहने का मतलब सम क्रमांक संख्याओं का डिफरेंस हमेशा 2 रहता है, ठीक है, अंतर कितना रहता है, 2 रहता है। ऐसी बात कर लें हम विषम संख्या की, तो भाई साहब विषम क्रमांगत संख्या जो है, विषम क्रमांगत संख्या, तो देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है क्रमांगत, क्रमांगत, क्रम से आने वाली, ठीक है। तो क्रम से आने वाली विषम संख्याओं को क्या कहेंगे, हम क्रमांगत संख्या कहेंगे। जैसे 23 है, 2 क्रमांगत संख्या पूछे, कोई सी भी रेंडमली बता दो जिनका अंतर क्या हो, 2 हो
और वो लेकिन विषम होनी चाहिए, क्योंकि विषम क्रमांक संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर 3 पूछे तो ये लो 3। ठीक है, तो इनका जो भी विषम क्रमांक संख्या होंगी उनका भी अंतर हमेशा कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में सम पे बात कर लेते हैं हम। देखो सम संख्या जब हमें लेनी हो हमेशा, तो सम संख्या का रूप हमेशा 2m का रहेगा। कहने का मतलब उसमें 2 का हमेशा क्या जा रहा होगा, भाग जा रहा होगा। कोई भी सम संख्या होती है तो उसके पीछे या तो 0 आती है, या 2 आता है, या 4 आता है, या 6 आता है, या 8 आता है। ठीक है, और वो 2m के रूप की होती है। जैसे किसी 4 को पकड़ लो तो 4 भी हमारी 2m के रूप की है, क्योंकि देखो 4 बराबर 2m, तो यहाँ से m की वैल्यू आपको मिल जाएगी इधर 4/2, m बराबर 2। तो जहाँ m एक पूर्णांक है तो m हमें यहाँ एक पूर्णांक मिल रहा है। इतना आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका जोड़े वाली संख्या होगी और वो 2m के रूप होगी। कभी कभी क्वेश्चन 10th के बोर्ड में 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सम संख्या का रूप क्या होता है। ऐसे विषम संख्या का रूप भी पूछ लेता है वो आपसे। मैं सारी चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हमें काम आती हैं। कॉन्सेप्ट जब हम बिल्ड करते हैं बड़े बड़े, तो उसमें हमें ये छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं। विषम संख्या का रूप 2m+1 या 2m-1 रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी सम संख्या में, देखो 2m तो होती है सम संख्या, किसी भी सम संख्या में तुम 1 जोड़ दो तो वो विषम हो जाएगी, या उसमें 1 घटा दो तो वो विषम हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं 7 की, तो 7 देखिए आपको दिख रही है 7 क्या है, विषम है। इससे कंपेयर कीजिए आप 2m+1 से, तो यहाँ पे 2m बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 6, m बराबर 2 इधर गुणा का है, उधर बट्टे में चला जाएगा तो m बराबर 3। तो विषम संख्या 2m+1 या 2m-1 की रहती है। ठीक है, और तो ये तो हमने सम और विषम के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं कि सर अगर क्वेश्चन में हमसे क्रमांगत संख्याएं कहे तो वहाँ पे हमें किस प्रकार से लेना होता है, या हमसे सम क्रमांगत संख्या कहे तो वहाँ पे कौन सी संख्याएं मान्य होती हैं, या हमसे विषम संख्याएं कहे तो वहाँ पे कौन सी मान्य होती हैं। देखिए मैं मान के भी जो x वाला मेथड है उससे भी कराता हूँ, और अगर आपको x वाला मेथड अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं देसी फॉर्मूला मतलब जुगाड़ से भी कराता हूँ, उसको आजकल ट्रिक बोल दिया करते हैं। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्रमांगत संख्या देखेंगे। देखिए क्रमांगत संख्या एक के बाद एक आती है। जब भी कोई आपसे 2 क्रमांगत संख्या कहे तो आपको एक x लेनी है, एक x+1 लेनी है। ठीक है, अगर 3 क्रमांगत संख्या कहे तो आपको एक बीच वाली x लेनी है, उससे छोटी वाली x-1 लेनी है, उससे बड़ी वाली x+1 ले लेनी है। ठीक है, और 4 की कहे तो एक x ले लीजिए, एक x-1 ले लीजिए, एक इधर x+1 ले लीजिए, और ये x+2 ले लीजिए। ठीक है, आपको ठीक है इस प्रकार से लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अगर 5 की बात करें, 5 क्रमांगत संख्या लीजिए तो क्या करें, एक x ले लीजिए और एक आप x-1 ले लीजिए, इधर x-2 ले लीजिए, ऐसे उधर ले लीजिए आप x+1 और x+2। तो इससे थोड़ा हमें अच्छा जल्दी सवाल हो जाता है। नहीं तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा और एक और तरीका है, उसमें सिर्फ हमें जैसे डंडे खींचने होते हैं। जैसे हमसे कहे कि 3 क्रमांगत संख्या लीजिए तो यहाँ पे 3 डंडे खींच लीजिए, बस उसी से आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल्ड में देना चाहता हूँ, कराऊंगा मैं क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिक से और थोड़ा बेसिक लॉजिक से कराऊंगा। ये एक्स वैक्स में कुछ नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन आपके लॉजिकली ऐसे ही हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बेसिक भी बता रहे हैं, क्योंकि बेसिक है तो सब कुछ है। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन इस पे हम करके देख लेते हैं। जैसे हमसे किसी ने कहा कि 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 33 है, तो वो बताओ कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 3 क्रमांगत संख्याओं का योग कितना है, 33 मेरे भाई। तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो एक तो x होगी, एक x-1 होगी और एक x+1 होगी। उनका योग कितना है, 33, तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो -1 तो -1 कट जाएगी भाई, तो ये कितना हो जाएगा, एक x ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3x = क्या हो गया मेरे भाई, 33 हो गया। तो यहाँ से आप x बराबर कितने लगाओगे, देखो यहाँ 3 यहाँ गुणा पे है, उधर जाएगा तो भाग चले जाएगा, तो 33 में 3 का भाग चला जाए तो 11 हो जाएगा, है ना।
तो इस प्रकार से देखिए आपको बीच वाली नंबर तो आ गया 11 और उससे छोटा वाला नंबर कितना लिया था हमने x-1 तो वो आ गया हमारा 10 और उससे अगला वाला नंबर कितना लिया था हमने x+1 मतलब x तो 11 आया, x+1 कितना हो जाएगा 12। तो वो संख्या हमारी 10, 11 और 12 जिनका योग 33 हो रहा है। अगर x से नहीं करना चाह रहे 3 क्रमांक संख्याएं तो कुछ मत करो, उसमें 3 का भाग दे दो, बीच वाली संख्या निकल आएगी। ठीक है, लेकिन ये तभी ये वाली जो मैं अभी शॉर्ट बताई ये तभी काम करेगी जब संख्याएं एस फुट में होंगी, मतलब विषम में होंगी। जैसे 3 संख्या की बात करें या 5 संख्या की बात करें तब ये काम कर पाएगी। अगर 4 की करे 6 की करे तो काम नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक भी जरूरी है और ये प्रत्येक चलती रहती हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है हमें समक्रमांक संख्याओं की। ठीक है, तो समक्रमांक संख्या मैंने आपको बता दिया, क्रम से आने वाली सम संख्याओं को समक्रमांक संख्या कहती हैं। अंतर इनका 2 रहता है। कभी भी हमसे 2 क्रमांक संख्या लेने कहे तो एक x ले लो और एक x+1 ले लो। यही तो यहाँ पर एक ऐसे डिब्बा खींच लो, एक ऐसे यहाँ लाइन खींच लो, इसको +2 मान लो। ठीक है, और जब भी हमसे वो 3 क्रमांक सम संख्याओं की कहे तो एक बीच वाली x ले लो, इधर x-2 ले लो और इधर x+2 ले लो। जैसे कि हमसे कहे कि भाई साहब 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग जो है आपका 30 है। ठीक है, तो ये बताओ कि बीच वाली संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3 का भाग दे के 10, लेकिन अगर वैसे देखें क्योंकि उनका योग कह रहा है तो x-2 प्लस x प्लस x+2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 30 हो रहा है। इस 2 से ये 2 कट जाएगी, 3x इज इक्वल टू कितना हो रहा है 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 का भाग उधर दो 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 की हमसे कहे तो एक x ले लो, एक x-2 ले लो, एक x+2 ले लो और एक x+4 ले लो। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो हम स्मार्ट अप्रोच भी लगाएंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया क्रमांगत क्या करते हैं। ऐसे ही विषम क्रमांगत में भी विषम संख्या लेनी पड़ेंगी और वो क्रम से आएंगी और वो उनमें 2-2 का अंतर रहेगा, लेकिन वो विषम रहेंगी। ठीक है, अभी इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन पहला है आपका कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखो 22/7 है, ये तो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। बात हम करें 1.33 की तो इसको देखो ये तो शांत दशमलव है, तो ये तो वैसे भी अपरिमेय नहीं होगी। अगर ये डॉट डॉट करके भी रही होती फिर भी अपरिमेय नहीं होती, क्योंकि ये दशमलव के बाद रिपीटिंग है। इसमें भी ये शांत दशमलव है, तो ये क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन पाई के बारे में सोचें तो आप ये पाई हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए ये पाई का मान 3.14 ऐसे आगे आगे डॉट 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 ऐसे चलता रहता है। ये कभी भी इसका पूरा मान निकल के नहीं आ सका। आप आज तक बहुत सारे वैज्ञानिकों ने या मैथमेटिशियंसों ने इस पर रिसर्च किया है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसका 50 अंक तक वो निकाल पाए हैं, और लेकिन ये संख्या इसकी बढ़ती जाती हैं तो इसका पूरा मान नहीं निकल पाता और ना ही नंबर इसमें रिपीट होते हैं। तो पाई हमेशा आपको याद रखना है भाई कि पाई एक हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना आप, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर कोई पूछे आपसे तो बता देना कि दशमलव के बाद इसमें क्या है, अंक रिपीट नहीं होते हैं और ये बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, बताइए इसमें कौन सी होगी। या √4 में 4 परिमेय है, कि √3 है, कि 2 + √5 है, कि 5 √5 है। तो क्या लगता है आपको इसमें, देखो इसमें ना ये वाला सही होगा √4, क्योंकि √4 का जब हम मान निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। और तो परिमेय संख्या ही तो पूछा है, ये सारी तो अपरिमेय संख्याएं। देखिए √3 की पूरी वैल्यू निकल नहीं पाएगी, पॉइंट में आएगी, डॉट डॉट बढ़ती जाएगी। इसमें देखिए 1 2 और 2 के साथ में √5 लग रही है, कहने का मतलब 2 तो परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। जो जब भी कोई एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जोड़ में हो या घटाव में हो तो वो अपरिमेय संख्या ही बनती हैं। ऐसे ही जब भी कोई एक परिमेय संख्या और कोई एक अपरिमेय संख्या
गुणा में हो तो वो अपर में ही बनती हैं। इसलिए आपका क्या सही हो जाएगा, √4, जिसकी वैल्यू कितनी निकलती है 2। तो ये हमारा एक परिमेय संख्या सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं हम। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। आप वीडियो रोकिए और फिर इसका क्वेश्चन या फिर वैसे ही बता दीजिए अगर आप थोड़े कैलकुलेशन तेज है तो। लेकिन इसको देखिए, जब भी मैथ आप करें तो अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठें, ठीक है, क्योंकि देखने से मैथ नहीं आएगा मेरे भाई। हम देख लेंगे, जब तक हमें वो अच्छे लगते जाएंगे, जब तक उनको सॉल्व करते जाएंगे, जब तक तो मज़ा आएगा। लेकिन जब हम पे वो कोई भी क्वेश्चन ऐसा फंस जाएगा जिसको हम दिमाग में नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें दिक्कत होगी, फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए जब भी कभी मैथ पढ़ने बैठें आप, कभी ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो एक कॉपी पेन लेके बैठें, वहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करें। बाकी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं का योग पूछा है, तो क्या करेंगे हम, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 को 4 बार लिख लेंगे, ठीक है। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो लिख ली, अब छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे तो 1 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे, इसमें भी 4 अंक हो गए। अब इनको जोड़ दो आप, ठीक है, 9 का 9, 9 का 9 और 9 का 9 और ये कितने हो जाएंगे 10। तो हमारा कौन सा ये वाला ऑप्शन सही है, देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्याओं 1, 0, 8, 9, 6 और 7 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। ये कितने नंबर की बात कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बनानी है। तो जब भी कभी आपको बड़ी सी बड़ी संख्या बनानी हो तो सबसे बड़ा नंबर पकड़िए उन दी हुई संख्याओं में से। तो इन दी हुई संख्याओं में से सबसे बड़े से बड़ा नंबर कितना है, बोलोगे सर 9 है। फिर उससे छोटा कौन सा है, आप बोलोगे सर 8 है, ठीक है। और फिर उससे छोटा नंबर कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा नंबर पकड़ के फिर छोटे छोटे नंबरों को उनको लेते आओ जो सवाल में दे रखे हैं। फिर 7 है, फिर कौन सा है 6 है, और फिर 1 है, और फिर हमारा 0 है। तो बस यही करना था। ये कौन सा हो जाएगा, 987610 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही है इसमें, 987610, ऑप्शन नंबर सी सही है, सी फॉर चलो सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है हमसे, संख्याओं 2, 4, 6, 8, 3 और 0 से बनने वाली 6 अंकों की छोटी से छोटी मतलब न्यूनतम संख्या पूछ रहा है हमसे। तो जब भी न्यूनतम संख्या पूछे और 6 अंकों की पूछ रहा है तो सीधी उसमें एक बात तो है कि सर उसमें 6 अंक आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब मुझे 6 अंकों की संख्या बनानी है तो क्या मैं शुरू में छोटी से छोटी सी बनानी है, तो इसका मतलब मुझे छोटे अंक लेके चलने पड़ेंगे शुरू से। तो क्या मैं शुरू में 0 रख सकता हूँ, 6 ही मेरी वो संख्याएं और 6 ही अंकों की बनानी है। अगर मैं 0 रख दूंगा शुरू में तो उसको तो आगे कोई महत्व ही नहीं रहेगा, तो वो तो 5 अंकों की रह जाएगी। देखिए कैसे, अगर मैं गलती से बता रहा हूँ, वैसे ये शुरू में 0 नहीं रखते, जो गलती होगी अगर आप करोगे। फिर भी अगर मैं आपको गलती करके बता रहा हूँ, होती कैसे, अगर शुरू में आप छोटी संख्या बना रहे हैं तो आप सबसे छोटी संख्या रखोगे, उसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है 0, फिर उससे थोड़ी बड़ी कितनी है 2 है, फिर कौन है 3 है, फिर कौन है 4 है ना, फिर आप कहेंगे सर 6 है और फिर 8 है। तो ये गलत होगा मेरे भाई, क्योंकि ये तो देखो आगे 0 कोई मतलब नहीं रहता, ये तो किसकी हो जाएगी, 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसलिए जब भी हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी हो तो हम क्या करते हैं, 0 को दूसरे नंबर पर रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें छोटी संख्या देखनी है, कौन सी, एक 0 है और एक कौन है हमारी 2 है, ठीक है। तो पहले 2 को रख लेंगे, 2, 6 अंक बनाने तो 6 लाइन खींचनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले 2 रख ली, फिर क्या है हमारी 0, फिर देखो 2 से बड़ी कौन आ जाएगी हमारी 3, और फिर क्या आ जाएगी हमारी 4। इनमें से देखिए, देखो 3 आ गई, 4 आ गई, फिर क्या आ गई 6 आ गई, और फिर 8 आ गई। कहने का मतलब हमें क्या करना था, पहले सबसे छोटी संख्या लेनी थी, लेकिन वो 0 नहीं लेनी थी। पहली वाली 2 ले ली हमने, फिर 0 ले ली, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 4, फिर उससे बड़ी 6 और फिर उससे बड़ी लास्ट में 8। तो कौन सा सही हो जाएगा, 20, 34, 68, 20, 34, 68। तो कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डरना नहीं है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है कि देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमको देखना है संख्याओं
संख्याओं 3, 4, 6, 0 और 5 से बनने वाली 5 अंकीय न्यूनतम और महत्तम संख्याओं का योग। कहने का मतलब हमें सबसे छोटी छोटी संख्या भी बनानी है मेरे भाई, और सबसे बड़ी से बड़ी भी संख्या बनानी है, और फिर उनका योग करना है। अगर सवाल में अंतर पूछ लेता तो अंतर करना है, लेकिन फिलहाल हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, योग, तो योग कर लेंगे। तो पहला काम है हमारा न्यूनतम संख्या बनाने का। सबसे पहले हम न्यूनतम संख्या बनाएंगे। तो मैंने क्या बताया था कि इसमें अगर 0 हो तो 0 को दूसरे नंबर पे लेना है। क्योंकि हम न्यूनतम संख्या बना रहे हैं, छोटी से छोटी संख्या बना रहे हैं, तो 0 और एक छोटी वाली संख्या को पकड़ेंगे। इसमें सबसे छोटी एक संख्या एक 3 है, और 3 से बड़ी को वो एक 0 है, एक 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 अंकों की बना रहे, कह रहा था 1, 2, 3, 4, 5। 3 को यहाँ पे लिख लेंगे और 0 को रखेंगे दूसरी जगह पे। फिर इससे बड़ी 3 से बड़ी कौन है, 4 है। फिर 4 से बड़ी कौन है, 5 है दी हुई संख्याओं में से। और फिर कौन है, 6 है। तो ये तो आ गई हमारी मिनिमम नंबर। ये क्या आ गया, हमारा मिनिमम नंबर आ गया। ठीक है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम नंबर आ गया। अब हमें महत्तम संख्या मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, मैक्सिमम नंबर बनाना है। तो मैक्सिमम नंबर कैसे बनेगा, पहले सबसे बड़ी संख्या पकड़नी पड़ेगी। इन 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो दी हुई 6 नहीं सॉरी कितनी संख्या है, ये 5। इन 5 में सबसे बड़ी दी हुई संख्या कौन सी है, 6 है। फिर उससे छोटी 5 है। फिर उससे छोटी कौन है, 4 है। फिर उससे छोटी कौन है, 3 है। और फिर उससे छोटी कौन है, 0 है। देखो जब बड़ी से बड़ी बनाते हैं तो 0 को लास्ट में रखते हैं। ठीक है, तो क्या बनाया हमने, देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी इनमें, 6। बड़ी से बड़ी बना रहे हैं तो 6 थी, आप बोलेंगे 6 थी सर। फिर उससे छोटी कौन सी थी, 5 थी। ठीक है, फिर उससे छोटी कौन सी थी, 4 थी। फिर उससे छोटी कौन सी है, 3 है। और लास्ट में 0 है। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई इनका योग बताओ मेरे भाई, तो ये सिंपल सा इनका योग कर देंगे बस। 6, 8, 8, 5 और 9। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, 95, 88, 6। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसमें पूछ रहा है हमसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे हमें असत्य कथन बताना है, कहने मतलब जो सही नहीं है उसको बताना है। तो देखते जाओ, इसमें पाई एक अपरिमेय संख्या, ये तो सही है भाई, अभी मैंने आपको बताया था, ये तो सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन अभी हम देख रहे हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो गलत वाला होगा वो आंसर होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। इसमें असत्य छाट रहे हैं, तो ये तो हमारा सत्य हो गया, ये तो हमारा ट्रू हो गया। 22/7 एक परिमेय संख्या, देखो ये P/Q के रूप में लिखी है, तो ये भी ट्रू हो गया हमारा। ठीक है, और -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, हाँ ये सही है, क्योंकि -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए कैसे, देखिए ये होती है हमारी नंबर लाइन, संख्या रेखा, ये 0। जो भी राइट हैंड की तरफ पड़ता है वो अंक बड़ा होता है, और जो भी लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ता है वो हमारा छोटा होता है। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 से राइट हैंड पे आगे, 1 से आगे राइट हैंड पे 2 आ गया, फिर राइट हैंड पे 3 आ गया। तो इधर ये संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। इधर अगर हम जाएं तो ये -1 है, इधर जाएं तो ये -2 है, इधर जाएं तो ये -3 है। तो ऋणात्मक संख्याओं में देखिए -2 के राइट साइड में कौन बन रहा है, -1 पड़ रहा है। कहने मतलब ये बड़ी संख्या है। ये क्या है हमारी, -1 जो है सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, इधर संख्याएं छोटी होती जाएंगी, तो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कोई है नहीं है, वो इन्फिनिटी तक चली जाएगी। ऐसे ही इधर जाएंगे तो इधर क्या हो रहा है, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कोई है नहीं है। तो हमारा ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। अब इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, और ये कह रहा है 3 है। कहने का मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे असत्य पूछा था। तो असत्य कौन सा था हमारा, ये वाला, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमने 3 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या बतानी है जो 35 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। और 3 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3 अंकों की आप कहोगे कि सर 9 को 3 बार लिख लीजिए। ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। 35 से डिविडेबल होनी चाहिए, वो डिविजिबल, 35 का भाग उसमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप 35 से भाग दे दो, बस 35 से देंगे तो 35, देखो 35 दूनी 70 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 9, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2। फिर हम उतार लेंगे 9। ठीक है, फिर 3 का देंगे यहाँ से, देखो पूरा तो एक साथ नहीं दे पाएंगे,
299 में तो 3 से देंगे, 29 में 3 नाम 27, 9 बार जा रहा तो यहाँ 9 लिख दी। 9 का गुणा इस पूरे 35 से कर देंगे, 9 पंजे 45 की 5 आंसुल 4 और 9 तिया कितना 27 और 4 आंसुल के कितने हो जाएंगे ये 31। ये ज़्यादा हो गया तो हमें कम रखना है, तो यहाँ रखेंगे हम 8। क्या रखेंगे 8। तो 8 से करेंगे तो 8 5 40 की 0 हासिल 4 और 8 तिया 24 और 4 28 और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 9 1 19 बचेगा। अब जो यहाँ पे जो 19 बच रहा है इसको आपको इसमें से घटा देना है, किसमें से 999 में से। जब 999 में से तुम 19 घटाओगे ना तो भाई क्या बचेगा 089, कहने का मतलब 980 बचेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, पहले उसका भाग दे के देखा, फिर उससे कम रखना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा कर देंगे तो वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। उससे कम रखेंगे तो हमने यहाँ पे कम रखा 8 तक, और फिर जो शेषफल बचा उसको हमने यहाँ से हटा दिया, इसमें से घटा दिया, तो ये 980 बच गया। ठीक है।